आपातकाल और नसबंदी का यह अध्याय हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक जा सकता है और कैसे मौलिक अधिकारों का हनन समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। यह इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सही उपयोग कितना ज्यादा मायने रखता है। आपातकाल के वो 21 महीने भारतीय इतिहास के सीने पर एक गहरे घाव की तरह हैं। बोलने की आजादी छिन गई, कलमों पर ताले लगा दिए गए और लाखों बेगुनाह लोग जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। आपातकाल के दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी गाज गिरी थी। कलाकार दो खेमों में बट गए थे। जिसने सरकार की जी हुजूरी की वो बचा रहा, जिसने इसका विरोध किया वो बना प्रताड़ना का शिकार। इसके लिए भी पेश है ये खास रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान फिल्मी कलाकार भी सियासत के निशाने पर आए थे। दरअसल पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो खेमे में बट गई थी। एक खेमा आपातकाल का समर्थन कर रहा था तो दूसरा खेमा इंदिरा गांधी की सत्ता का जमकर विरोध कर रहा था। इतिहास गवाह है, ऐसे कलाकारों को प्रतिबंध भी झेलना पड़ा। उस वक्त केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल थे। सभी निर्माता निर्देशकों को उनके दफ्तर की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए और ताकीद की गई कि फिल्मों के निर्माण में इस दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाना है। और इसी गाइडलाइन का शिकार हुआ था शोले का क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में बदलाव के बाद शोले उसी साल 15 अगस्त को रिलीज हुई। वैसी फिल्में बनाने पर रोक लगा दी गई जिसमें सरकार के लिए कुछ निगेटिव दिखाया गया हो या जिसमें हिंसा, आक्रोश को दर्शाया गया हो। किसी भी फिल्म के गाने या सीन में इस दिशा निर्देश को फॉलो नहीं किया जाता तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल जाती। कई फिल्मी कलाकार इसका विरोध करने लगे। दिलीप कुमार, सुनील दत्त, नरगिस दत्त, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन सरकार के साथ थे तो दूसरी तरफ देव आनंद, किशोर कुमार, मनोज कुमार जैसे कई और कलाकार दूसरी तरफ थे। बॉलीवुड तब इस तरह से दो खेमों में बट गया था। किशोर कुमार ने बीमारी का बहाना बनाकर इंदिरा गांधी के एक सरकारी कार्यक्रम में जिंगल गाने से इनकार कर दिया तो आपातकाल के दौरान रेडियो पर उनके गीतों का प्रसारण रोक दिया गया। वहीं मनोज कुमार ने उस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण करने से साफ शब्दों में मना कर दिया जिसमें कांग्रेस सरकार की तारीफों के पुल बांधे गए थे। जबकि तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला और मनोज कुमार बहुत अच्छे मित्र भी थे। तब इस इनकार के चलते मनोज कुमार सियासी निशाने पर आ गए। डॉक्यूमेंट्री बनाने से इनकार करने के चलते मनोज कुमार और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म 10 नंबरी भी आपातकाल में अटकी। इस फिल्म में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार का खुलकर चित्रण हुआ है। आपातकाल का जमकर विरोध करने वालों में देव आनंद का नाम सबसे आगे है। देव आनंद ने दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम में इंदिरा गांधी के कार्यक्रम को प्रोपेगेंडा कहते हुए उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। मीसा और DIR जैसे कानूनों का इस्तेमाल ऐसे हुआ जैसे वो किसी दमनकारी शासन के हथियार हों। हर सुबह अखबारों में वही खबरें होती थीं जो सरकार चाहती थी। सच्चाई कहीं गुम हो गई थी। कल्पना कीजिए उस डर को जब कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा, जब हर आवाज एक अपराध बन गई थी। हालांकि ये सच है कि आपातकाल के दौरान कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए। कालाबाजारी पर कुछ हद तक लगाम लगी और दफ्तरों में अनुशासन भी आया। लेकिन क्या इन तथाकथित सुधारों की कीमत पर हमारे मौलिक अधिकार कुचले जा सकते थे? क्या एक सभ्य समाज में डर और दमन के बल पर अनुशासन लाया जा सकता है? ये सवाल आज भी हर किसी के दिलों में गूंजते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। 21 महीनों के उस अंधेरे के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की शक्ति को कोई दबा नहीं सकता। जनता पार्टी ने एक साथ आकर वो कारनामा कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस की हार सिर्फ एक राजनीतिक उलटफेर नहीं थी, ये उस लोकतंत्र की जीत थी
जो लोगों के दिलों में जिंदा था। ये उन हजारों बलिदानों का फल था जिन्होंने बिना डरे आवाज उठाई थी।